हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिलीप कुशवाहा। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स। दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो डीडी है, इसके लिए जो असाइनमेंट वर्क है और पेपर कोड 104 के लिए हम देखते हैं इसके प्रारूप क्या क्या होंगे, हमें इसको कैसे लिखना है एक असाइनमेंट को बीएड के लिए, उसको हम देखते हुए चलेंगे। दोस्तों, देखते हैं इसका जो फर्स्ट पेज है। ये जो कॉलेज है इंदू देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए, जो डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है और ये तमकुही रोड कुशीनगर में है। दोस्तों, हम देखेंगे जो ये पेपर कोड है, पेपर कोड 104 के लिए समकालीन भारत और शिक्षा के लिए हम बीएड के असाइनमेंट को देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके फर्स्ट पेज पे हम क्या क्या लिखेंगे देखेंगे। पहला प्रस्तावना है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं और इसका निष्कर्ष। हम पहले अब क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम देखेंगे जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में हम क्या क्या लिख सकते हैं हम देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक छात्र एवं शिक्षा शास्त्री के सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसके लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य देखें तो शिक्षा, गांधी जी का मानना था, बालक और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, ये महात्मा गांधी का मानना था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के मत को देखें तो उनका मानना है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये विवेकानंद का मानना था। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गईं जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का अशाब्दिक अर्थ देखें तो सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, परंतु इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार के पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को एक योग्य नागरिक बनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए। यह नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास के जो लक्ष्य थे, सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 जो हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडों को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन प्रत्न शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इसको पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी। अतः सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। हम प्रस्तावना की बात देखते हैं। दोस्तों, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं क्या हैं उसको उल्लेखित करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। जैसे पहला विशेषता देखें तो इसका यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो बुनियादी तौर पर एक परिवर्तन करती है। ऐसे ही देखते हम चलेंगे, दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 8वां देखेंगे, अभी तक भारत में डीम्ड राज्य यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नियम थे, इसके लिए अब जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी इसके लिए सभी के लिए एक ही नियम होगा। आगे देखते हुए ऐसे चलेंगे। जो 10वां होगा, मूल्यांकन मानदंड की योगात्मक मूल्यांकन के बदलकर औपचारिक नियम मूल्यांकन में बदला जाएगा और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऐसे हमारे 10 विशेषताओं को हम उल्लेखित करेंगे, फिर हम कंक्लूजन इसको दे देंगे। कंक्लूजन में हम क्या क्या लिखेंगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
21वीं सदी की भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दी, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष लेके आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का जो कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है, 34 वर्षों के पश्चात आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक की शिक्षा में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार की क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 की विशेषताओं को हम इस प्रकार असाइनमेंट के रूप में लिखेंगे। हम आगे देखते हैं इसके संदर्भ कैसे रहेंगे। संदर्भ में देखेंगे समसामयिक भारत और शिक्षा, पूनम मदान अग्रवाल पब्लिकेशन और गूगल के दृष्टिपेज से लिखा गया है। ऐसे हम संदर्भ को डालेंगे। दोस्तों हम आगे और देखते हैं, जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को पहले देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो वैदिक और बौद्ध शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य, मुख्य विशेषताओं और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करें। तो हम देखेंगे इसका इंडेक्स कैसा होगा। टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पेज पे। हम देखते हैं जैसे वैदिक शिक्षा की अवधारणा, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा, वैदिक काल की शिक्षा की विशेषता, वैदिक काल की वर्तमान प्रासंगिकता, बौद्ध काल की शिक्षा की अवधारणा, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं और आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध का क्या योगदान है वो देखेंगे और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष को देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम इसको आगे देखते हैं। जैसे हम वैदिक शिक्षा की अवधारणा में क्या लिखेंगे, ये प्रस्तावना के रूप में अवधारणा। जैसे देखिए तो भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ। अतः इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। इस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी वैदिक काल में, जिसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली वैदिक दर्शन पर आधारित थी। चूंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणी शिक्षा तथा कुछ जो विद्वान हैं वो हिंदू शिक्षा की संज्ञा देते हैं। हम देखते हैं वैदिक काल को भी भिन्न भिन्न उपकालों में विभाजित किया गया। शिक्षा की दृष्टि से उसे 2 उपकालों में बांटा जा सकता है। देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल शिक्षा प्रणाली पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो जाने से इसे ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। चूंकि यह शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित की गई, इसलिए कुछ विद्वान इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली कहते हैं, परंतु सम्मानित रूप से इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है। आगे देखें तो वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को देखते हुए चलेंगे। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों की रचना तत्कालीन परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर की गई थी, परंतु वर्तमान काल की प्रवर्तिक परिस्थितियों के उद्देश्य से कहाँ तक उपयुक्त है, यह विचारणीय प्रश्न डॉक्टर तेकर के शब्दों में है। उनका कहना है ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। इनका ये मानना था। वैदिक काल में क्या क्या उद्देश्य हैं उसको हम टॉपिक वाइज देखते चलते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं ज्ञान और संस्कृति पर केंद्रित था हमारा वैदिक दर्शन। दूसरा देखते हैं चित्तवृत्तियों का निरोध पे बल देता है, चरित्र का निर्माण। आगे देखें तो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। आगे देखें तो ईश्वर की भक्ति उपासना बल। वैदिक शिक्षा 2 तरीके की शिक्षा दी जाती थी, एक परा और एक अपरा। ऐसे ही आगे देखते हैं वैदिक काल की जो वर्तमान प्रासंगिकता क्या है उसको देखेंगे। वर्तमान शिक्षा गुणवत्ता की तुलना में परिणात्मक अधिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड। इस समय जो शिक्षा प्रणाली हमारी छात्रों की अनुशासनहीनता, मूल्य और आदर्शों की कमी को देखते हुए आज प्राचीन व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली को पुनः यथावत लागू करना आवश्यक है, क्योंकि वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनेक तत्वों को आधुनिक शिक्षा में हम शामिल कर सकते हैं। वैदिक काल के वो क्या क्या टर्म है जिसको हम आधुनिक शिक्षा में लागू कर सकते हैं, जैसे आदर्शवादिता।
वैदिककालीन शिक्षा की प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों पर विकास होता है। इस तरह देखते हैं गुरु शिष्य के मधुर संबंध उस समय थे, उसको भी हम अपनाने पे बात करते हैं। चौथा देखें तो स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं था। और पांचवा देखें तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बल। और बौद्ध शिक्षा की अवधारणा देखते हैं, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ना है। फिर देखेंगे आगे जो है बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे। हम टॉपिक वाइज देखते चलते हैं। पहला व्यक्तित्व का विकास, फिर देखेंगे धार्मिक शिक्षा का विकास, तीसरा देखेंगे तो निर्वाण प्राप्ति। आगे देखें तो बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या रही देखते हैं। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पहला देखें तो प्राथमिक शिक्षा जो थी निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। आगे देखें तो बौद्ध शिक्षा के 3 वचन थे। पहला देखेंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और शरणम संघम गच्छामि। उक्त 3 वचन लेने के बाद ही शिष्य को 10 नियमों का अवगत कराया जाता था। आगे देखें तो तीसरा टॉपिक है और शासन और संरक्षण प्राप्त। चौथा इसी प्रकार देखते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध युग की देन क्या क्या है। हम देखें तो पहला शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत इसी से हुई। और दूसरा देखते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभाजन कैसे हो, ये हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन है। शिक्षा का आरंभ जो को एजुकेशन है, लड़कियां और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, ये बौद्धकालीन शिक्षा से ही आया है। चौथा देखें तो सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा, स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा के अवसर और शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीयकरण। हम देखते हैं तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, जैसे इन्होंने पाली को अपना मातृभाषा के रूप में अपना स्थान दिया। इस प्रकार इसके दोस्तों देखते हैं निष्कर्ष को कैसे लिखना है असाइनमेंट में। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक युग काल में ही रख दी गई थी, परंतु उसका पूर्ण ढांचा केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, बहुशिक्षा प्रणाली आदि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही तैयार किए गए थे। बौद्ध शिक्षा काल के बाद ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली एवं इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, अतः आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में भी इसका बड़ा योगदान है। बौद्ध शिक्षा के बारे में डॉक्टर आर के मुखर्जी का लिखना है। उनका मानना है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिससे सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान किया जाता था। दोस्तों इसके संदर्भ को देखेंगे हम। संदर्भ कैसा है, जैसे समसामयिक भारत और शिक्षा, इसको लिखा है पूनम मदानी अग्रवाल पब्लिकेशन, ये गूगल से और लिखा गया है। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे बीएड के लिए असाइनमेंट वर्क कैसे लिखना है इसको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।